साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि इजराइल इस समय पूरा मन बना चुका है कि ईरान में तख्ता पलट करना है और ईरान भी बोल चुका था कि इजराइल को हम करारा जवाब देंगे। कल हमने वीडियो में डिस्कशन किया था कि ईरान जो है करारा जवाब दे नहीं पाएगा क्योंकि अभी वो मूड में नहीं है और ईरान ये भी जानता है कि हम कुछ ज्यादा खास कर नहीं सकते इजराइल के विरुद्ध। बावजूद इसके कल ईरान ने हमला किया और इजराइल पे लगभग 180 के आसपास मिसाइल्स दाग दी गईं। आपने कई वीडियो फुटेज में देखा होगा, एक के बाद एक मिसाइलें पूरे इजराइल पे गिर रही हैं। आपको हमको सबको ही लग रहा था कि पता नहीं इजराइल में कितना नुकसान हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी मिसाइलें गिरने के बाद भी एक भी इंसान को नुकसान नहीं हुआ। एक भी इंसान को, एक इंसान क्षतिग्रस्त जरूर हुआ, उसकी जान भी गई, लेकिन वो फिलिस्तीनी था, उसके ऊपर ही जाकर के रॉकेट गिर गया, मिसाइल गिर गई। लेकिन इजराइल में किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, बाकी सब लोग बंकरों में छुप गए थे। इजराइल की जो पॉपुलेशन है 1 से 2 करोड़ के बीच में है और इसमें 1 करोड़ लोग बंकर में जाकर के छुप गए थे। इजराइल ने अपने यहाँ पर इस तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बना रखे हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है इजराइल की गवर्नमेंट सबके मोबाइल पर मैसेज भेज देती है कि भाई छुप जाओ। लोग जल्दी से अपने अपने बंकरों में छुप जाते हैं। ऐसा लगता है कि शायद घर में ही बंकर बना रखे हैं, सब घरों में छुप गए और इजराइल के एंटी मिसाइल सिस्टम ने एक भी रॉकेट कहीं ऐसी जगह नहीं गिरने दिया कि लोगों को नुकसान हो। अगर नुकसान होता भी तब भी बंकर उन्हें बचा लेते। ये है इजराइल की टेक्नोलॉजी। अब जब ये घटना कल हुई, पूरी दुनिया में एकदम ये ट्रेंड पर आ गया कि भाई ऐसा हो गया है, ऐसा हो गया है। और फिर तुरंत इसके बाद यूएस ने चेतावनी दी है ईरान को कि ईरान तुमने जो ये किया है इसके तुम्हें बहुत बुरे परिणाम भुगतने होंगे। ईरान कह रहा था यार ये अच्छी बात हो गई, एक भी इंसान मरा नहीं, एक भी क्षतिग्रस्त कुछ हुआ नहीं और परिणाम हमें भुगतने होंगे। यूएस इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। इजराइल और यूएस इसी चीज का इंतजार कर रहे थे कि ईरान कुछ ऐसा कर दे कि जहां से ईरान को अब घेरने की बारी आ जाए, और ईरान ने ऐसा कर दिया। देखो, यूएस के निशाने पर ईरान है। ईरान को घेरने के लिए ही ये पूरी प्लॉटिंग करी थी कि किसी भी प्रकार से ईरान से कुछ ऐसी गलतियां करवाओ जिससे ईरान पर हमला करने के लिए हम जो है सक्षम हो सके, हम दुनिया से कह सके कि भाई ईरान पे इसलिए हमला किया है। और इसलिए यूएसए ने अपना जो एजेंट है इजराइल, उसको यहाँ बिठा रखा है, पूरी ताकत दे रखी है, हर तरीके से बैकिंग कर रखी है और बोल रखा है कि ईरान से बोल दिया है कि अगर, पहले बोल दिया था कि अगर इजराइल पर कुछ भी किया तो देख लेना, और जब इसने कर दिया तो यूएस कह रहा है कि अब तुम देख लेना। यूएस को देखना है ईरान को, और जो यूएस बांग्लादेश में इधर उधर कर सकता है, जो यूएस म्यांमार में करवा सकता है चाइना के साथ मिलकर, जो यूएस कहीं भी कुछ भी करने की दमखम रखता है, क्या ईरान में नहीं कर पाएगा? ईरान में इसलिए नहीं कर पा रहा था अभी तक क्योंकि वहां पर डिक्टेटरशिप टाइप की है। किसी भी देश में अगर डिक्टेटरशिप होगी ना तो वहां यूएस तख्ता पलट कराने में उतना आसान नहीं हो पाता है। डेमोक्रेसीज में तख्ता पलट कराना आसान है, इसलिए यूएस दुनिया में किसी का भी बिगाड़ सकता है कुछ भी। रशिया का, चाइना का या ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यहाँ डिक्टेटरशिप चलती है, यहाँ खमेनी ने कुछ कह दिया वही माना जाएगा, ये वो चलता है। इसलिए कंट्रोल करना आसान होता है। और जहां पर डेमोक्रेसी है वहां कुछ, किसी पार्टी का कुछ बोल रहा है, किसी पार्टी का कुछ बोल रहा है, किसी को भी खरीद लो, किसी को भी बेच लो, बड़ा आसान होता है ट्रेडिंग करना। लेकिन डिक्टेटरशिप में हर कोई कंट्रोल रहता है एक किसी राजा या किसी डिक्टेटर के छत्र छाया में। इसलिए यूएस ईरान में उतनी आसानी से कर नहीं पा रहा था। लेकिन विद द टाइम इजराइल ने अपने मोसाद को ईरान के कोने कोने में भेज करके ईरान के एक एक इंफॉर्मेशन को इस तरह से डिकोड कर लिया है कि अब इजराइल देखना, इसका जो जवाब होगा वो तख्ता पलट ही होगा, तख्ता पलट ही होकर रहेगा। क्योंकि यहां से इजराइल सोचे कि मिसाइल बरसा देगा, तो मिसाइल बरसा के कुछ खास मिलने वाला नहीं है। हमास से लड़ाई हो रही है लंबे समय से, हिजबुल्लाह से हो ही रही है, खात्मा नहीं हो पाया। और ईरान में कोई फसाद की जड़ ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई ग्रुप है जिससे लड़ना है। ईरान के बैकिंग वाले ग्रुप तो हिजबुल्लाह, हमास वगैरह अलग अलग हैं, उनसे तो वो लड़ ही रहा है इजराइल। ईरान में समस्या वो शख्स है जिसकी वजह से ईरानी रेवोल्यूशन आया था, ठीक है। तो उसको हटाना या उस पूरी रिजिम को चेंज करना इनका उद्देश्य है। अगला, ये जो घटना हुई है कल, जो हमला हुआ है, इसके बाद जो तेल के दाम हैं पूरी दुनिया में वो बढ़ने वाले हैं, बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र डिस्टर्ब हो चुका है और यहीं से पूरी दुनिया में तेल जाता है। अब मैं बताता हूं यूएस ईरान का दुश्मन क्यों है। यूएस ईरान का दुश्मन इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे अब पेट्रोल की मांग, डीजल की मांग कम हो रही है। इन क्षेत्रों ने भी अपने आप को दूसरी इकोनॉमीज पर स्विच करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन
जहां पेट्रोल की डीजल की मांग कम हो रही है, वहीं पर अब गैस की मांग बढ़ रही है। गैस की, जी गैस, नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस में सबसे बड़ा भंडार अगर कहीं है तो 2-3 देशों के पास ही है, जिसमें ईरान एक है, रशिया एक है। इसलिए यूएस के निशाने पर रशिया और ईरान अभी हैं, क्योंकि अगर गैस का मार्केट अच्छा हो गया तो तेल को कोई नहीं पूछेगा, और तेल धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो गैस के मार्केट को बनने नहीं देना है, इसलिए ये ईरान को घेरने में लगे हुए हैं। और ईरान यूएस की बातों में आ नहीं रहा है, या तो ईरान यूएस की बात में आ जाए, कल ही मामला शांत हो जाएगा। तो सारा खेल है गैस का। अब आने वाले समय में देखना, या तो ईरान कोई ना कोई बड़ी डील करेगा यूएस के साथ, या तख्ता पलट हो ही जाएगा, लेकिन तख्ता पलट होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यूएस पैसा देखता है। और हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें रशिया कूदेगा, अगर ईरान के पीछे रशिया कूद गया तो ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। रशिया नहीं कूदेगा भाई। रशिया तो चाहता है कि ईरान का मामला और बढ़ता रहे, क्योंकि ईरान का मामला बढ़ेगा तो यूएस इजराइल को और सपोर्ट करेगा। तो यूएस का जो ध्यान पहले यूक्रेन पे था वो हटके अब इजराइल की तरफ आ जाएगा, और रशिया यही चाहता है कि यूएस का ध्यान हटके इजराइल पे चला जाए, फिर मैं यूक्रेन को अकेले दबा लूं। अगर रशिया भी पीछे पीछे ईरान की तरफ चल दिया तो फिर यूक्रेन वाले मामले में रशिया लटका रह जाएगा। वैसे ही रशिया पहले यूक्रेन के मामले को सॉर्ट आउट करेगा, इसलिए रशिया इस मामले में कूदेगा नहीं, एक दो बयान दे देगा, डायरेक्ट बैकिंग नहीं देगा यूएस की तरह। ये आप देख लेना। तो अब देखते हैं अगली अपडेट्स क्या हैं, तब तक के लिए नमस्कार।